हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। और आज है 7 मई और हमेशा की तरह आज भी हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमने डिफरेंट सोर्सेज से लिए हैं, चाहे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस या फिर मिंट या बाकी के कोई भी। ठीक है, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। अभी क्या हुआ ना कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का। कैसे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में? हुआ यूँ कि वाइफ के एलिगेशंस थे कि भाई जो उसका हस्बैंड है उन्होंने उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो उन्हीं के लिए उनका कंपनसेशन डिमांड किया था। तो उसमें ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि उन्हें 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 22 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। बेसिकली ये जो एक्ट दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, ये जो एक्ट है इसमें बता रखा है कि भाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा ऐसे केसेस में। तो ये जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा कहना होता है उस हस्बैंड का कहना होता है कि मेरी तो इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ही नहीं कि मैं इतना बड़ा अमाउंट दे सकूं, और इसीलिए ये पिटिशन डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है ये वाला केस। फिर क्या होता है भाई? फिर होता यूँ है, क्वेश्चन उठता है भाई कंपनसेशन डिसाइड किस बेसिस पे होगा? इस बेसिस पे होगा कि भाई कितनी ग्रेव इंजरीज हुई हैं, या कितना वायलेंस हुआ है, या कितने टाइप का वायलेंस हुआ है, या फिर इस पे डिसाइड होगा कि लड़के की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, या जो भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है। तो ये एक थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कैसे डिसाइड करें, और इस पे अलग अलग कोर्ट्स का, अलग अलग जजेस का अलग अलग स्टेटमेंट आया हुआ है। इस पर कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है कि इस हिसाब से डिसाइड होगा। बहुत अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है, अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया जा सकता है, जैसे कि किस टाइप का वायलेंस है उस पर, या फिर कितनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है हस्बैंड की उस पर भी, या फिर कितना मेंटल टॉर्चर हुआ है, कितना वायलेंस हुआ है, कितनी इंजरीज हैं। उन सभी चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है कि ये कितना कंपनसेशन होगा। ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है अभी कि किस हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। तो बेसिकली कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड करता है। और इस लॉ की बात करें, जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला लॉ है 2005 का, वो कहता है कि भाई इसमें हर टाइप के वायलेंस इंक्लूड होंगे, चाहे फिज़िकल हो गए, चाहे मेंटल हो गए, चाहे सेक्सुअल हो गए, जैसे भी वायलेंस होंगे हर टाइप को इसमें कवर किया जाएगा, वेदर मेंटल और फिज़िकल। और इसमें अग्रीव्ड पर्सन को कैसे डिफ़ाइन किया गया है? सिर्फ ऐसा नहीं है किसी की वाइफ ही इसके अंदर जो है कोर्ट में जा सकती है, बल्कि कोई भी वुमेन जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, मतलब कि जो कि who is or has been in domestic relationship and who has been subjected to violence। अब वो किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की माँ भी हो सकती है, किसी की भाभी भी हो सकती है, या किसी की लिव इन पार्टनर हो सकती है। इस तरह से बेसिकली कुछ भी किसी भी वुमेन पे जो कि किसी के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, यानी कि उसके साथ रह रही है और उसके साथ किया है किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस, तो वो जा सकती है रिलीफ के लिए कोर्ट के पास। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है, सो नॉट जस्ट वाइफ बट ऑल्सो सिस्टर, लिव इन पार्टनर एंड मदर और इंक्लूडेड इन दिस। सो या तो अग्रीव्ड पर्सन खुद जाए कोर्ट में, या फिर वो नहीं जा सकती तो वो उनके बिहाफ पे कोई और भी फाइल कर सकता है सूट, ऐसा लिखा है इस वाली एक्ट में। और रिलीफ क्या मिलेगा? तो इसमें बेसिकली जिसने भी ये वायलेंस किया है उसको बोला जा सकता है कि भाई आप कंपनसेशन दो, और जो भी आपने इंजरीज की है उन डैमेजेस का भी भुगतान करो, और ये कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, और यही एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने कि शुड द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बी डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ वायलेंस सफर्ड बाय द विक्टिम और the ability of the perpetrator to pay।
इट इज़ अ बिग क्वेश्चन बिफोर अस, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन बिफोर आवर कोर्ट। और आपको क्या लगता है, ये आप हमें लिख के बताइएगा ज़रूर। सो कंपनसेशन इज़ गवर्न बाय डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट। अलग अलग सेक्शंस जो भी है उनको कंसिडरेशन में लेके कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है। एंड डिफरेंट फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, जैसे इंजरीज कितनी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी, काइंड ऑफ वायलेंस, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के अभी तो इसी तरह से कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि कितना कंपनसेशन डिसाइड करें। ऑल राइट, ये था हमारा न्यूज़। बढ़ते हैं आगे। अब आता है आयुष्मान भारत। ये थोड़ी बहुत अभी चर्चा में रही न्यूज़ में, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी 2018 में। और किसने लॉन्च की थी, तो मिनिस्ट्री की बात करें तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑफ कोर्स हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ मिनिस्ट्री ही आएगी। और एम क्या है, तो इट्स एम इज़ टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हेल्थ एक्सपेंडिचर्स कितने बढ़ते जा रहे हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली की भी बात करें तो अगर एक इंसान भी बीमार पड़ जाता है तो उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है हॉस्पिटल का और बाकी सारे एक्सपेंसेस का। तो उन्हीं सबको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लाई थी कि भाई ऐसा नहीं हो कि इतना खर्चा बैठ जाए मिडिल क्लास या लो इनकम लोगों का कि उनकी जीवन भर की कमाई गई पूंजी एक ही बार में सब लुट जाए, जिसे बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, तो वो नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स से रिलेटेड, यानी कि अगर प्राइमरी केयर देनी है, जैसे कि जिसमें प्रिवेंटिव केयर आती है या छोटी मोटी डिजीज़ वगैरह जो कवर हो जाए, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स से कवर हो सकती हैं, तो उन प्राइमरी केयर के लिए 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे। और हेल्थ कवर की बात करें तो इसमें सम मिलता है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी और टर्शरी केयर। यानी कि कोई बहुत बड़ी सर्जरी वगैरह होती है या वैसा कुछ होता है तो उसमें 5 लाख तक का पैसा मिलेगा पर फैमिली पर ईयर। और किस किस को मिलेगा ये कैसे डिसाइड होगा, ऑफ कोर्स सबको तो मिल नहीं सकता, तो वो डिसाइड होगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा से रिलेटेड। उसके बाद इसका फंडिंग पैटर्न की बात करें, सो फंडिंग पैटर्न है इसका 60-40 फॉर ऑल स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी विद देयर ओन लेजिस्लेचर, यानी कि सभी स्टेट्स के लिए और जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके खुद के लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी, उसमें 60% तो सेंटर देगा और 40% स्टेट्स बियर करेंगे, ठीक है, या फिर यूनियन टेरिटरीज़। और अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, बेसिकली जो हिली एरियाज़ हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसमें फंडिंग पैटर्न होगा 90-10, यानी कि सेंटर देगा 90% अमाउंट और जो ये वाले स्टेट्स हैं वो देंगे 10% अमाउंट। इसके बाद वो वाली यूनियन टेरिटरीज़ जिनकी लेजिस्लेचर नहीं है उसमें पूरा का पूरा पैसा सेंटर देगी इस वाली स्कीम में। सो ये हो जाता है हमारा फंडिंग पैटर्न। उसके बाद इसमें बेनिफिशरीज़ की बात करें तो अराउंड 50 करोड़ बेनिफिशरीज़ एलिजिबल हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इट प्रोवाइड्स कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू सर्विसेज। कैशलेस होता है, पेपरलेस होता है, तो इजी होता है, एफिशिएंट होता है। और इट हेल्प रिड्यूस कैटेस्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया हॉस्पिटलाइजेशन में कितना ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है हम लोगों का, तो उसी को टैकल करने के लिए ये वाली स्कीम लाई गई थी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नाम की एक नोडल अथॉरिटी है जो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेगी, ओवरसी करेगी अच्छे से, जो कि बनाई गई थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। और ये एक ऑटोनॉमस एंटिटी है, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक ऑटोनॉमस एंटिटी है जो कि बनाई गई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत।
ऑल राइट, वेरी सिंपल। बढ़ते हैं आगे। FWD-200B, व्हाट इज़ दिस? ये एक तरीके का ड्रोन है। एक्चुअली ड्रोन नहीं, एरियल व्हीकल बोल सकते हैं, या ड्रोन भी बोल सकते हैं एक्चुअली। और ये एक बॉम्बर ड्रोन है जिससे कि बॉम्ब वगैरह जो है वो डिप्लॉय किए जा सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। कॉम्बैट में यूज़ आने वाला अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये। और इसको बनाया किसने? तो वो बनाया फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, इन्होंने इसे बनाया। इसका फुल नाम है, पूरा नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B। और ये इंडिया का पहला इंडिजिनस मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन्स है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इंडिया का पहला इंडिजिनस मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन, या कि इंडिया में पूरा का पूरा इंडिया में बना है और पहला है ऐसा इंडिया का। ऑल राइट, इससे होगा क्या? इट विल स्ट्रेंथन आवर नेशंस डिफेंस कैपेबिलिटीज़। ऑफकोर्स हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ेंगी इससे। और इट इज़ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। एंड्योरेंस इसका काफ़ी ज़्यादा है और मीडियम ऑल्टीट्यूड तक ये जा सकता है। पेलोड कैपेसिटी इसकी 100 kg की है। 12 से 20 आवर्स तक इसकी एंड्योरेंस पावर है। स्पीड की बात करें तो 200 नॉट्स हो जाती है। इट हैज़ ऑप्टिकल सर्वेलेंस पेलोड्स एंड प्रिसिजन एयर स्ट्राइक वेपन्स। मतलब ये कुछ मिसाइल टाइप वगैरह वेपन्स भी हैं जो कि स्ट्राइक करने के काम आएंगे, और सर्वेलेंस के लिए भी इसमें पेलोड्स लगाए गए हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दिस नॉट ओनली डेमोन्स्ट्रेट्स आवर कमिटमेंट टू सेल्फ रिलायंस, क्योंकि पूरा इंडिया में बनाया तो मेक इन इंडिया को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। तो ये सिर्फ हमारी सेल्फ रिलायंस को नहीं दर्शाता, बल्कि इट ऑल्सो पोजिशन इंडिया एज ए लीडर इन कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सोल्यूशंस। क्योंकि हम ऐसे व्हीकल जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमें काफ़ी महंगे पड़ रहे थे, तो जब हमने इंडिया में बनाया तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ा, हमें काफ़ी सस्ते में पड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव भी है हमारे लिए। सो इट विल पोजिशन इंडिया एज अ लीडर इन कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सॉल्यूशंस। सो ये थी हमारी ये वाली न्यूज़। एंड इस तरह का कुछ दिखता है ये हमारा ड्रोन। सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप आपको आया हो समझ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।